हेलो बच्चों, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। हम जीन प्याजे पढ़ रहे थे। चलिए अब हम उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे और उनके चारों जो हमने पॉइंट पढ़े थे उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम। बच्चों, जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। आगे पढ़ेंगे हम। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं यानी रिफ्लैक्सिस होती हैं। तो बच्चे, रिफ्लैक्सिस क्या होती है अभी मैं आपको बताती हूँ। ये रिफ्लैक्सिस होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ क्रियाएं वो जन्म से ही सीख कर आता है, जैसे कि वो भूख लगने पर रोता है। इस टाइप की कई क्रियाएं होती हैं जिसे वो जन्म से ही सीख कर आता है। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। बच्चों, आपने सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है तो कोई कोई ये बोलता है कि बच्चे को अपनी माँ की खुशबू आ गई है। तो ये एकदम सत्यता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता की खुशबू का अनुभव कर लेता है और उन्हें उनकी खुशबू से ही पहचान लेता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। इन अवस्थाओं को बच्चों इन्होंने 6 उपावस्थाओं में बांटा है। कितनी उपावस्थाओं में? 6 उपावस्थाओं में बांटा है। जीन प्याजे ने इस अवस्था को 6 उपावस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 है सहज क्रियाओं की अवस्था, या उसको संवेदना भी बोलते हैं, जो जन्म से 30 दिन तक की होती है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या बताया इन्होंने। इसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान दिखाता है। इंद्रियों के द्वारा यानी जो वो जन्म से लेकर के आता है, जो उनकी इंद्रियों में बसा हुआ होता है, वही ज्ञान को बच्चा दिखाता है। नंबर 2, प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, संवेदी समझ की अवस्था। ये 1 महीने से 4 महीने तक की होती है। 1 माह से 4 माह तक की होती है। इसमें बच्चा आँख, नाक, कान के माध्यम से समझ प्राप्त कर सकता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि बच्चा आँखों से इधर उधर देखता है, नाक से सुगंध लेता है और कान से वो सबकी बातें सुनने लगता है। नंबर 3 है इसमें गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था या फिर गामक क्रिया। बच्चों, एक गामक क्रिया शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था चल रही है ना, आप हमेशा ध्यान रखना। 4 से 8 माह का जो बच्चा होता है वो इसी अवस्था में मम्मी पापा कहना और घुटने से चलना और बैठना, इसी अवस्था में वो सीखता है। इसमें बच्चा शारीरिक क्रियाएं करता है। शारीरिक क्रियाएं मीन्स जैसे घुटनों से चलता है, कोई चीज़ गिर जाए तो उसको उठाता है, मुंह में डालता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 4 है इसमें गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था यानी स्कीमा। बच्चों, ये 8 से 12 माह तक की होती है, यानी कि 8 से 12 महीने तक की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, स्कीमा, पहले तो आप स्कीमा को समझ लीजिए। स्कीमा क्या होता है बच्चों? स्कीमा को जो है हिंदी में पाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाढ़ कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए पाढ़ तो बिल्कुल भी मत घबराना कि भाई ये क्या भारी सा दे दिया। पाढ़ को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। स्कीमा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वे उनके मस्तिष्क से पहले से ही जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात संज्ञान से जुड़ी हुई होती है। इन्हें स्कीमा कहते हैं। मतलब जो बच्चा क्रियाएं करता है वो उनका अनुभव उसे पहले से ही होता है, इसीलिए उसी अनुभव के आधार पर वो क्रियाएं करता है। नंबर 5 है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी ये 12 महीने से 8 महीने तक की होती है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना, दांत सब निकाल लेता है और भी कई क्रियाएं सीख जाता है। मतलब अब उसके माइंड में जो है और शब्दों का भंडारण बढ़ जाता है। नंबर 6 है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये 18 से 24 महीने तक की होती है। तो मानसिक सहयोग से यानी कि वो अब थोड़ा थोड़ा सोचने लगता है, अपने अपने मस्तिष्क के सहयोग से नए नए साधनों की खोज करने लगता है। अब बच्चों हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनका जो दूसरा पॉइंट था। अब हम इस पॉइंट के बारे में जानेंगे कि इसमें उन्होंने क्या बताया है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस
लाइन का जो मीन्स है वो यह है कि जब वो अपने मम्मी पापा दादा दादी इत्यादि के साथ में रहता है वो उन्हें देखकर उनका अनुकरण करके सीखने लगता है, वह अकेला नहीं रहता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। वो इन सब चीज़ों के लिए जो है अपनी जानकारी को बढ़ाने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का आपस में क्या संबंध है वह इसके बारे में नहीं जानता है। बच्चों, जो बच्चा कार्य करता है वो उन्हें ग्रहण तो करता है, देखकर ग्रहण तो करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इन कार्यों का आपस में संबंध क्या है। वे तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें तार्किक चिंतन नहीं करना आता है, यानी कि आप उनसे जो कहोगे वो मान लेंगे, वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। उन्हें यही पता नहीं होता है कि जो है अब हमें जो मम्मी पापा ने काम बताया वो हमारे लिए सही है या गलत है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। जो वो अनुकरण करता है उनमें परिपक्वता आ जाती है, यानी कि पहले से और बेहतर तरीके से वो अनुकरण करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, जिसके कारण इसे 2 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए बच्चों, इनको हम देखते हैं 2 कौन से भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 है इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक होता है, और जो नंबर 2 है इसमें अंतःप्रज्ञ काल, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और अंतर्दृष्टि अवधि भी कहते हैं। ये 4 से 7 वर्ष तक की होती है बच्चों, इसको ध्यान रखना। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और जो है ध्यान से सुन के इनको याद भी कर सकते हैं। बच्चों, जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, आप जो है बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना। अब इसके बारे में डिटेल जानेंगे। प्राक संक्रियात्मक या पूर्व प्रत्यात्मक काल क्या होता है। ये 2 से जो 4 वर्ष तक होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। बाल संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, यानी कि अगर बच्चों को कोई संकेत किया जाए या फिर कोई चिन्ह दिया जाए उसको वो अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लेंगे, उनका जो है मस्तिष्क में ठोस कर लेंगे उनको। अब हम आगे पढ़ते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं को समझते हैं, यानी कि इस अवस्था में बच्चों को यह ज्ञान हो जाता है कि यह वस्तु निर्जीव है या सजीव है। बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। बालक के संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। अब नंबर 2 जो स्टेज है ये इसकी है अंतःप्रज्ञ काल। अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष। बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या करता है बच्चा, बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है। फिर है संख्याओं का प्रयोग करने लगता है। उसके बाद है इस अवस्था में ज्ञान का निर्माण होने लगता है और बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लगता है। ठीक है, बच्चा अपने पड़ोसियों के बालकों के साथ में खेलने लगता है। इसमें बालक सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। आप देखिएगा, जब छोटे बच्चे से आप 1 किलो लोहा दिखा दो और 1 किलो रुई दिखा दो और उससे पूछो कि बेटा इसमें लोहा भारी है या रुई भारी है, तो बच्चा क्या बताएगा, रुई को भारी बताएगा, क्योंकि वो उसे देखने में ज़्यादा प्रतीत होती है, इसलिए वो रुई को ज़्यादा भारी बताता है। देखिए इसमें ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे अगर बच्चे से पूछा जाए कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन ज़्यादा भारी होगा, तो बच्चा रुई को ही भारी बताएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। इस अवस्था में क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, यानी कि बच्चों से क्रमबद्ध तर्क नहीं किया जाता है। अब हम तीसरी अवस्था पढ़ेंगे इनकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। बच्चों, ये 7 से 11 वर्ष तक की एज होती है। वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता करने लगता है, भिन्नता को समझने लगता है, उसके अंदर समानता और भिन्नता को समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसको ये पता चल जाता है कि ये वस्तु है और इस वस्तु का इस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंध है। वह तर्क कर सकता है,
अगर आप बच्चे को कुछ गलत बता दें तो उस गलत का वो विरोध कर सकता है। वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीखता है, यानी कि किसी वातावरण में ढलने के लिए वो अनेक प्रकार के नियमों को सीख जाता है। चलो बच्चों, हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे इनका, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों, हमने मूर्त और अमूर्त तो पढ़ ही लिया था, अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि इस अवस्था में, औपचारिक अवस्था में या अमूर्त अवस्था में होता क्या है। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद की है, ठीक है। इस अवस्था की विशेषता निम्न है। क्या है? तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चों बिल्कुल गौर से सुनना, आप जो है इसके पॉइंट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब बच्चा जो वास्तविक अनुभव करता है उन्हीं अनुभवों पर कल्पना करना भी शुरू कर देता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होता है। ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। देखिए, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। देखिए इसमें क्या बताया है इन्होंने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। वो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? पहली जो बात है वो है संगठन, और दूसरी जो है अनुकूलन है। संगठन और अनुकूलन, आप ध्यान रखना, संगठन जो होता है वो होता है जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है और उसे पता चलता है कि ये चीज़ है, तो वो उसे अपने मस्तिष्क में अनुकूल संगठित कर लेता है, यानी उसको ग्रहण कर लेता है। और जो दूसरा अनुकूलन है उसमें वो जो हमारे माइंड में पहले से ही संगठित होती हैं उसमें और नई नई जानकारियाँ कलेक्ट करता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, संगठन से क्या तात्पर्य है? संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं संगठित होकर कार्य करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, इस संगठन में क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में एक बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। वह वातावरण के साथ में संगठन कर लेता है, यानी कि जिस टाइप का वातावरण होता है उस टाइप के वातावरण में वो रहने की कला सीख जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। संगठन जो होता है वो व्यक्ति और वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। जैसे कोई फूल देखा और मन में संगठित कर लिया कि यह फूल है, यही संगठन होता है, यानी कि हमने वो ग्रहण कर लिया। अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। यह पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संबंध बनाने का काम करता है। जैसे किसी फल या फूल को देखकर यह बताना कि यह फल आम है या सेब है, यह फूल गुलाब का है या कमल का है, और बच्चा उनके बीच में संबंध बनाना सीख जाता है। चलिए हम एक और जो है हम उदाहरण आपको बताते हैं। मान लो आकाश में बच्चा एक प्लेन को उड़ता हुआ देखता है और वो बोलता है ये चिड़िया है, क्योंकि उसे यही पता है कि आसमान में जो भी चीज़ उड़ती है वो चिड़िया होती है। अब उसकी मम्मी पास में खड़ी हुई उसको देखती है, बेटा ये आकाश में जो है चिड़िया नहीं है, ये एरोप्लेन है, इस टाइप का ये एरोप्लेन होता है, चिड़िया इस टाइप की होती हैं। तो बच्चा अपने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान को बदल देता है, यानी कि जो पुराना होता है उसको इरेज कर देता है और जो नई जानकारी उसको मिली है उसको वो ग्रहण कर लेता है। अनुकूलन भी दो भागों में विभाजित किया गया है बच्चों, ध्यान रखना। एक तो इसमें है आत्मसातीकरण और दूसरा इसमें है विशिष्टीकरण। एक है आत्मसातीकरण, एक है विशिष्टीकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है? नवीन ज्ञान को प्राप्त करना ही आत्मसातीकरण है। और विशिष्टीकरण में क्या होता है? नव ज्ञान का विस्तार करना विशिष्टीकरण कहलाता है।